व्यक्ति। ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद और नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के पहले तक ईरान की निर्णायक भूमिका निभाने वाले अली लारिजनी ही थे। वे देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे, जिनकी मौत सोमवार को इजराइल के द्वारा किए गए हमले में हो गई। उनके साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई है। अली लारिजनी कोई फौजी नहीं थे, लेकिन वे ईरान के रणनीतिक फैसलों को आकार देने वाले, निर्णायक मोड़ देने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत थे। वे ईरान की तरफ से जंग, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में निर्णायक फैसला लेने वाले अहम व्यक्ति थे। उनकी आवाज़ का असर पूरे सिस्टम पर होता था। वे अमेरिका और इजराइल के साथ हो रहे टकराव को संभालने और उसको प्रभावित करने वाले अहम व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था, जब सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी 28 फरवरी को अली खामेनेई की, तो यह कहा था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। भले ही जानकार यह मान रहे थे कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ईरान के एक्शन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल के लिए भी यह युद्ध मामूली नहीं रहा है। पश्चिम के खिलाफ सख्त लेकिन ईरान के अंदर व्यवहारिक नेता की छवि। ईरान के अंदर अली लारिजनी की छवि एक व्यवहारिक नेता के तौर पर रही है। पश्चिम के खिलाफ अपने सख्त रुख के वजह से वे अभी जाने गए हैं। उन्होंने बयानबाजी के बजाय सोची समझी रणनीति पर काम किया और अपने वैचारिक निष्ठा को टेक्नोक्रेटिक नजरिए के साथ जोड़ा। वे पहले भी पश्चिम के साथ रिश्तों को लेकर काफी गहरे संदेह में थे, मगर इन सब के बावजूद वे एक कूटनीतिक रास्ते चाहते थे। इस कूटनीतिक मामले में चीन के साथ ईरान का लंबा सहयोग समझौता भी था। उनके जाने से कई मुद्दे अब अनसुलझे हो गए हैं। उन मुद्दों को हस्तांतरण भी मुश्किल मालूम पड़ता है। वे ईरान की राजनीति में 3 बड़े दायित्व को देख रहे थे। पहला, ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। होर्मुज को बंद करने की रणनीति भी उनकी ही थी। इस निर्णय से ईरान कुछ हद तक अपनी मजबूती साबित करने में भी सफल रहा है, क्योंकि ईरान ने आंशिक रूप से वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया है। दूसरा संघर्ष घरेलू था। यह संघर्ष ईरान के अंदर आर्थिक समस्या से शुरू हुआ और अंत में इस्लामिक रिपब्लिक को गिराने की मांग में व्यापक हो गया, जिसके बाद सख्त कार्रवाई के तहत हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है। तीसरी समस्या अमेरिका के साथ रुकी हुई बातचीत रही, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। ये तमाम परिस्थितियां जनवरी माह से ईरान के अंदर बनने शुरू हो गए। IRGC को 1979 से अमेरिका और इजराइल से सामना करने के लिए तैयार किया गया। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुआ था, तो इस्लामिक क्रांति करने वाले जो व्यक्ति सूत्रधार थे, वे खुमैनी और खामेनेई ही थे। अमेरिका को बड़ा बदमाश और इजराइल को छोटा दुश्मन खुमैनी माना करते थे। तब शाह का राज व्यवस्था था और वे अमेरिका की कठपुतली सरकार मानी जाती थी। यही वह नजरिया है जिसने इस्लामिक क्रांति के साथ ईरान में एक समानांतर वह व्यवस्था खड़ी की, जो इस्लामिक क्रांति के तहत बनने वाली सरकार की पूर्ण हिफाजत कर सके। उस ढंग से और उसी मजबूती से खुमैनी और खामेनेई ने IRGC को तैयार किया। ईरान की व्यवस्था यह है कि जब इस्लामिक रिपब्लिकन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है, तो IRGC खुद ही सारे निर्णय ले लेते हैं। संक्षेप में बस आप यह समझ लीजिए कि ईरान पहले से ही अमेरिका और इजराइल की मंशा से वाकिफ था और उसने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को संभालने के लिए IRGC को अपने वारिस के तौर पर हर तरह से मजबूत किया, ताकि वह अपने दुश्मनों का सामना
कर सके और यह काम 1979 से साथ साथ शुरू हो गया। यही वजह है कि अभी ईरान युद्ध में जरूर है, लेकिन यह युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए भी आसान नहीं रहा है। अली लारिजनी की मौत के बाद ईरान का झुकाव ताकत और फौजी कार्रवाई की ओर बढ़ सकता है। इस बात की पुष्टि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की हाल की टिप्पणियां भी करती हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व अक्षम हो जाता है तो सशस्त्र बलों की इकाइयों को काफ़ी व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। व्यवहार में इसका मतलब हो सकता है कि फैसले तेजी से लिए जाएं, लेकिन केंद्रीय तालमेल कम रहेगा। लारिजनी की मौत का असर सिर्फ एक नेता के नुकसान तक सीमित नहीं है, यह नेतृत्व संकट को और गहरा करता है, जो जंग की दिशा और खुद ईरानी राज्य की स्थिरता दोनों पर असर डाल सकता है। इजराइल अब पहले से कहीं ज़्यादा फौजी ताकत के इस्तेमाल में विश्वास करता है। अली लारिजनी को एक व्यावहारिक शख्सियत के रूप में देखा जाता है। हाल के हफ्तों में उन्होंने कुछ बहुत सख्त बयान दिए हैं, लेकिन वर्षों से उन्हें एक लचीले व्यक्ति के तौर पर देखा गया है, जो हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। शायद यही वजह है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है जिनके साथ शायद बातचीत की जा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि इजराइल इनमें से किसी के साथ भी बातचीत नहीं करना चाहता। इजराइल ने बार बार कहा है कि वो तेहरान की सत्ता को खत्म करना चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का लंबे समय से यही रुख रहा है। इजराइल अब पहले से कहीं ज़्यादा फौजी ताकत के इस्तेमाल में विश्वास करता है। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार अली लारिजनी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रभावशाली सचिव थे। उन्हें अगस्त 2025 में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस पद पर नियुक्त किया था। साथ ही उन्हें ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का काउंसिल में प्रतिनिधि भी बनाया गया था। ईरानी मीडिया में उन्हें सुप्रीम लीडर के सलाहकार के रूप में भी बताया गया था। वह मई 2008 से मई 2020 तक 12 साल तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। हालांकि 2008 से 2012 तक उन्होंने संसद में प्रिंस प्लेलिस्ट गुट का नेतृत्व किया, लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें मध्यमार्गी कंजर्वेटिव के रूप में देखा जाता रहा। स्पीकर बनने से पहले लारिजनी 2005 से 2007 के बीच ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रहे थे। उनके भाई सादिक लारिजनी भी इस्लामिक रिपब्लिकन में एक अहम शख्सियत हैं। वह एक्सपीडियंसी काउंसिल के प्रमुख हैं, जो एक शीर्ष संस्था है और संसद और गार्जियन काउंसिल के बीच विवादों में अंतिम फैसला करती है।